हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर देखने वाले हैं और देखने के साथ साथ हम लोग समझने वाले भी हैं, क्योंकि ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं और इनका कंसेप्ट बहुत ही आसान है कि हम अल्कोहल फिनॉल को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, अल्कोहल फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, अल्कोहल फिनॉल का क्या क्या प्रिपरेशन हो सकता है, जैसे एल्कीन से, कार्बोनिल कंपाउंड से, ग्रेगनॉट से हम लोग कैसे अल्कोहल बनाते हैं। फिर आप पढ़ोगे कि इनका क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखते हैं, मेनली बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, हम इनका सॉल्युबिलिटी देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन दे सकते हैं, इनके बीच में बॉन्ड क्लीवेज किस तरीके से होता है, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्लीवेज होता है, कार्बन टू ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड क्लीवेज होता है और इससे बहुत सारे रिएक्शंस बनते हैं, जैसे उसके एसिडिक कैरेक्टर है, एस्टरिफिकेशन है, डिहाइड्रेशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है और इसके क्या क्या चीजें बनाया जा सकता है, वो सारा डिटेल आज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा हो कि आप लोग बहुत ही क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और ये ध्यान देना, हम अल्कोहल फिनॉल को डिटेल पढ़ेंगे और ईथर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, अगर मैं बात करूं कि अल्कोहल एंड फिनॉल है क्या, तो अब ऐसा समझो कि अगर मान लो कोई हमारा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन दो तरीके से मेनली होते हैं, या तो एलिफेटिक होगा या तो एरोमेटिक होगा। तो अगर मान लो कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो, उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मैंने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और OH ग्रुप को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो उसको बोला जाता है अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल। तो हमने क्या किया कि किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन की जगह पर मैंने OH ग्रुप को ऐड कर दिया, इसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। लेकिन अगर हमने किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और रिमूव के बाद हमने OH ग्रुप को ऐड कर दिया, इसको बोला जाता है एरोमेटिक अल्कोहल, उसी को फिनॉल भी बोलते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जहां पर OH ग्रुप का एडिशन होता हो उसे हम अल्कोहल कंपाउंड बोलते हैं और इनके डेरिवेटिव को हम लोग अल्कोहल डेरिवेटिव कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन ये ध्यान देना, क्या ध्यान देना, कि अगर ऐसी बात है तो अगर मान लो ये हमारा CH3 के साथ हमने क्या जोड़ दिया, OH ग्रुप को ऐड कर दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेथाइल अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलते हैं, मेथाइल अल्कोहल। बात तो करेक्ट है। तो वैसे ही क्या हम सोडियम के साथ अगर मैंने OH ग्रुप को जोड़ दिया तो क्या उसको सोडियम अल्कोहल बोल सकते हैं? क्या इनको हम सोडियम अल्कोहल बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते। तो OH कभी अल्कोहल में तभी कन्वर्ट होगा जब वो कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाए। और कार्बन के अलावा अदर कोई एलिमेंट आता हो, मेटल या नॉन मेटल आता हो, वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मेथाइल अल्कोहल तो हुआ, बट ये सोडियम अल्कोहल नहीं होगा। ये बात को विशेष ध्यान देना कि OH ग्रुप का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए, कार्बन के साथ होना चाहिए, तभी ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे बात उठता है कि ठीक है सर, मुझे अल्कोहल फिनॉल के बारे में पता है, फिर इसको हम कैसे क्लासिफाइड करें? तो क्लासिफाइड करने के लिए हम लोग बहुत सारे पैरामीटर यूज करते हैं, जिसके बेसिस पे हम इनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। जो पहला पैरामीटर होता है वो नंबर ऑफ OH ग्रुप होता है। हम नंबर ऑफ OH ग्रुप को काउंट करके भी हम अल्कोहल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे अगर एक OH ग्रुप किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे हमारा मेथनॉल है, फिनॉल है। वैसे ही अगर हमारा किसी भी एलिफेटिक से दो OH ग्रुप जुड़ जाए,
या एरोमेटिक से 2 H ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल, ये बहुत फेमस कंपाउंड है। ये रेसरसिनॉल है, कैचॉल है, क्यूनॉल है, ये सारे के सारे डाइहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा OH ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे अगर एलिफेटिक कार्बन से 3 OH ग्रुप जुड़ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो ग्लिसरॉल भी क्या है, एक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो हम OH ग्रुप के बेसिस पे भी हम किसी भी एल्कोहल और फिनॉल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। और क्या तरीका है हम किसी भी अल्कोहल फिनॉल को क्लासिफाइड करने का, एक सेकंड तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे भी हम अल्कोहल फिनॉल को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब ये डिग्री क्या है, आपने क्लास 11 जीओसी में भी पढ़ा होगा, मैंने आपको हेलोएल्केन हेलोरीन में भी बताया हुआ है। फिर इसमें भी बता देता हूं कि अगर OH जिस कार्बन से जुड़े उससे कितने डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर एक डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होगा उसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा उससे अगर अगल बगल 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े होंगे उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। कभी क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं होता। क्यों नहीं होता क्वाटरनरी अल्कोहल, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, और कार्बन अपनी वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए क्वाटरनरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करता है। और क्या तरीका है, और क्या पैरामीटर हो सकता है अल्कोहल फिनॉल को क्लासिफाइड करने का, एक और भी तरीका है जो कि बहुत ही फेमस है और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। अब वो कौन सा बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपने क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ही होगा। लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना हो तो सिंपल सा फंडा है कि आप सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है उनको सम कर लेना। अगर वैल्यू 2 आएगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आएगी तो sp2, अगर 4 हो गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और इसके बारे में मैंने हेलोएल्केन हेलोरीन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसे जरूर देखें। अब एलाइलिक अल्कोहल का कंडीशन क्या है, अगर हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी हमारा अल्कोहल क्या कहलाएगा बच्चों, एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। जैसे अगर मान लो हमने कोई रिंग बना दिया और यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर हमने OH ग्रुप को लगा दिया, ये भी हमारा एलाइलिक अल्कोहल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों, sp3 हो गया और नेक्स्ट कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ये सिस्टम क्या कहलाएगा, एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। वैसे ही अगर मान लो हमको बेंजाइलिक अल्कोहल के बारे में एक्सप्लेन करना हो तो सेम एलाइलिक अल्कोहल की तरह ही होता है। इनका भी OH जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और नेक्स्ट हमारा एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट कार्बन पर यहाँ डबल बॉन्ड था, इसलिए नेक्स्ट कार्बन पर क्या होना चाहिए, एक एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, तभी जाकर हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब बेंजाइलिक अल्कोहल को भी डिग्री की बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा बेंजीन है और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, 3 मेथाइल ग्रुप को जोड़ दिया, 2 मेथाइल ग्रुप को जोड़ दिया और यहाँ पर मैंने OH ग्रुप को भी ऐड कर दिया, तो इसका डिग्री क्या हो गया, टर्सरी बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन के सिस्टम डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो मतलब हमने एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल को भी अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे और सिस्टम के बेसिस पे क्लासिफाइड किया। अच्छा, अगर मान लो अगर हमारा कार्बन sp3 के अलावा अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। जैसे OH जिस कार्बन से जुड़े उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हो, और उसी कार्बन पर क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो उसको भी हम लोग विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड होगा तभी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा।
जैसे और एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लो हमने कोई इस तरीके से साइक्लिक रिंग बनाया और यहां पर मैंने OH ग्रुप को जोड़ दिया, ये भी विनाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और उसी पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये भी विनाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल हो सकता है। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि सर आपने तो क्लासिफाइड कर दिया, नेमिंग कैसे करें? तो नेमिंग के बारे में आपने जब ऑर्गेनिक अपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो नॉमेनक्लेचर के बिना तो आप आगे बढ़े नहीं होंगे, और नॉमेनक्लेचर में आपने ये IUPAC का रूल पढ़ा होगा। उस IUPAC रूल में आपने देखा होगा कि दो रूल्स बहुत फेमस है, एक होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन, पहला ये आपको आना चाहिए, और दूसरा क्या आना चाहिए, नंबरिंग ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन। जब आपको सिलेक्शन और नंबरिंग दोनों आ जाता है तो डेफिनेटली आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग बहुत इजी वे में कर सकते हैं। और ये किस तरीके से काम करता है आप हमारे पुराने वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूं कि जो हमारा OH ग्रुप है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो उसका सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। अगर वो प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता है तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, हाइड्रोक्सी के टर्म में यूज करते हैं, ये हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया प्रीफिक्स हो गया, और ऑल क्या हो गया हमारा सफिक्स हो गया। तब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या IUPAC नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल यहां पर देखते हैं, ये हमारा मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो मुझे सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जब हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्या उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम लोग देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, अगर ये भी नहीं है तो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखते हैं। अगर इसमें भी अगर इक्वल आ रहा है तो हम लोग नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखते हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे। अब यहां पर देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही तो बन रहा है, देखो 1 2 3 3 to 5 कार्बन का सिस्टम बन रहा है, मतलब पेंटेन का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहां पर चूंकि अल्कोहल हमारा नियरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि लोकेस्ट रूल को यहां पर फॉलो करते हैं, तो नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, तो राइट हैंड साइड से करेंगे, क्योंकि हमारा अल्कोहल नजदीक आएगा तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एंड 5th कार्बन, क्योंकि एथाइल में 2 कार्बन है। तो अगर इसका नेमिंग करें तो 3rd कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 3,3 डाई मेथाइल, ये मैंने राइट कर दिया। इसके बाद आता है वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन हो रहे हैं, 5 कार्बन हो रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट, मैंने पेंट लिख दिया। अब यहां पर देखो 2nd कार्बन पर क्या है, अल्कोहल है, और ये एल्केन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पेंटेनॉल हो गया। तो 3,3 डाइमेथाइल पेंटेनॉल इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाता है, बहुत ही सिंपल वे से समझ सकते हो। तो वैसे ही अगर बहुत सारे अल्कोहल फिनॉल कंपाउंड को नेमिंग करना है, यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे मॉलिक्यूल को मेथेनॉल, इस मॉलिक्यूल को हम लोग प्रोपेनॉल बोलेंगे। जैसे अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें और इस मॉलिक्यूल का अगर IUPAC नेमिंग करना है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही हुआ ना, क्योंकि 3 कार्बन का चेन है, और 2nd कार्बन पर हमारा मेथाइल भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल, इसके नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल प्रोपेन टूआल, ये होगा 2 मेथाइल प्रोपेन टूआल होगा। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो 3 कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन का चेन है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ये ट्राईऑल क्यों यूज किया है, क्योंकि यहां पर 3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है।
इस तरीके से हम अल्कोहल कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। तो वैसे ही इस मॉलिक्यूल का नेमिंग क्या होगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर दें। मैं देखना चाहता हूं कि किनका नॉमेनक्लेचर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। अगर इस मॉलिक्यूल के देखो तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये तो बना, और उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारा डबल बॉन्ड भी आ जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी आ जा रहा है और अल्कोहल ग्रुप भी आ जा रहा है। अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड 4। अब 2 पर ब्रोमो है और 2 पर हमारा डबल बॉन्ड भी है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमो। और 4 कार्बन का चेन है, लेकिन 3rd कार्बन पर मेथाइल भी है, तो हम लिखेंगे 3 मेथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को पहले हम लोग राइट करते हैं। इसके बाद वर्ड रूट 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और लास्ट में मैंने अल्कोहल को जोड़ दिया। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूट 2 इनॉल। ये बात समझ में आ रहा है? आप अपने आंसर को मैच कर लें। अच्छा, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि यहां पर हेक्स दे दिया है, हेक्स दे दिया है, जाहिर सी बात है कि यहां पर कितने कार्बन का चेन होगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन के चेन बना दिया, और फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, मैंने फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड बना दिया, और 3rd कार्बन पे अल्कोहल है तो मैंने 3rd कार्बन पे क्या लगा दिया? OH ग्रुप। ये भी सिस्टम हेक्स 1in3 का स्ट्रक्चर होगा। आप इसको जरूर देखें और समझें। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर का पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, एरोमेटिक अल्कोहल को कॉमन नेम बहुत फेमस होते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर हमारे बेंजीन के H को हटाकर जब मैंने OH को जोड़ा, उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अच्छा, इस फिनॉल के साथ अगर मैंने 3rd कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ दिया, जिसको 3 ब्रोमोफिनॉल बोलते हैं, तो इसको बोला जाता मेटा ब्रोमोफिनॉल। तो क्या आपको आर्थो पैरा मेटा समझ में आता है? अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें। और ये मैंने हेलो एल्केन हेलोरीन के चैप्टर में बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है या आपने नहीं देखा है वीडियो, तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये हमने एरोमेटिक बेंजीन बनाया हुआ है। अच्छा, बेंजीन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बेंजीन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ये सारे बच्चों को पता होगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं या बच्चे से वाई के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहला ही क्वेश्चन टीचर पूछेगा कि बेटा बेंजीन का आईयूपीएक नेम क्या होगा? आईयूपीएक नेम क्या होगा? बच्चे नहीं बता पाते। बेंजीन में हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कुछ बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता है कि बेंजीन में सिग्मा पाई बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी। ये हमेशा याद रखना कि बेंजीन में 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और इनकी जो आईयूपीएसी नेम होता है साइक्लोहेक्स 135 ट्राइइन। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, नहीं तो आप भूल जाओगे। साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राइइन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड 3 टाइम्स यूज होती है। तो अगर हमारा बेंजीन के साथ कोई भी मैंने रेफरेंस ग्रुप को जोड़ दिया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? रेफरेंस ग्रुप हो गया। ये हमारा क्या हो गया? रेफरेंस ग्रुप हो गया। उस रेफरेंस ग्रुप में OH ग्रुप भी हो सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, जो भी आप ग्रुप को जोड़ना चाहें। तो उस रेफरेंस ग्रुप के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट कार्बन का पोजीशन होता है बच्चों, ये आर्थो होता है। उसके बाद वाले दोनों साइड के कार्बन को मेटा बोलते हैं, और लास्ट वाले को क्या बोला जाता है? पैरा पोजीशन। तो यार देखो, ब्रोमीन किस पोजीशन पे आ रहा है? मेटा पोजीशन पे आ रहा है, इसको मेटा ब्रोमोफिनॉल बोलेंगे।
अगर फिनॉल के साथ मेथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो हमको उसको बोला जाता है आर्थोक्रिसॉल, क्योंकि मेथाइल आर्थो पोजीशन पे है। अच्छा, अगर फिनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाए उसी को बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, इसके वैल्यू को तो आपको याद करना ही चाहिए, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड का हम लोग एस्पिरिन बनाने में भी यूज करते हैं और कोल्बे रिएक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। मतलब अगर फिनॉल के आर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाए उसको क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, अगर फिनॉल के साथ अगर आर्थो पोजीशन पे एक और OH ग्रुप जुड़ जाए उसको कॉमन नेम बहुत फेमस है कैचॉल। अगर मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ जाए उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। अगर पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ जाए उसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। अगर फिनॉल के पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाए उसको बोला जाता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आप बोलोगे सर अभी आप फिनॉल की बात कर रहे थे, ये बेंजोइक एसिड कैसा बन गया? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हमेशा अल्कोहल से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो हमारा अल्कोहल प्रीफिक्स की तरह हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर बात समझ में आ रहा है इसे नोट भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करते जाए। ओके, अगर मैं बात करूं कि इसके क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे, और किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उसके हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है। sp है तो लीनियर, sp2 है तो प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल। लेकिन इसके साथ हम इसकी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को देखते हैं, तब तो वहां पर वेस्पर थ्योरी काम करता है कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है और लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो बेंट रूल भी पढ़ा होगा, और उसी के बेसिस पे स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री शेप डिसाइड होता है, बॉन्ड एंगल डिसाइड होता है, बॉन्ड लेंथ डिसाइड होती है। तो इसमें मैं आगे डिटेल नहीं जानना चाहता। तो इस अल्कोहल के ऑक्सीजन को देखो, अब इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो जाहिर से बात है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो उसको बनाना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन उसका शेप होता है बेंट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि 2 लोन पेयर की वजह से ऐसा होता है। तो जाहिर से बात है उसका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाती है अप्रॉक्स 108.9 डिग्री। वैसे ही एरोमेटिक अल्कोहल के साथ भी ऐसा होता है, वो भी बेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। चूंकि ये बल्किल साइज है इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। लेकिन इससे एक बहुत बेहतर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इसकी बॉन्ड लेंथ देखो, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ एलिफेटिक अल्कोहल में था उसकी वैल्यू 142 पिकोमीटर है, और एरोमेटिक अल्कोहल जिसको लोग फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल के कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ क्या है? 136 पिकोमीटर। ऐसा भेदभाव क्यों? दोनों में ही तो OH ग्रुप है, दोनों में ही तो OH कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वही एलिफेटिक का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और एरोमेटिक का बॉन्ड लेंथ कम है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन में एक घटना घटती है, उस घटने का नाम है रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बिना बेंजीन तो अधूरा है। ये बात को आपको पता ही होगा अगर आपने जीओसी पढ़ा होगा। तो उस रेजोनेंस की वजह से यहां पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ की छोटी हो जाती है। और दूसरा रीजन भी हो सकता है उसका हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों? sp3 होगा, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। और आपने पढ़ा होगा कि sp3 में s का कैरेक्टर 25% होगा और sp2 में s का कैरेक्टर 33.3% होगा। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है। ज्यादा लोन पेयर को क्या करेगा? लोकलाइज करेगा, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आने की वजह से इनका बॉन्ड लेंथ की वैल्यू छोटी हो जाती है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिख सकता है, इन फिनॉल लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज कॉन्जुगेट विद द पाई बॉन्ड ऑफ
एरोमेटिक रिंग एंड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इन फिनॉल ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये भी अच्छे से, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब आपने कहा कि सर ठीक है, आपने अल्कोहल फिनॉल को क्लासिफाइड कर दिया, आपने इसका स्ट्रक्चर बता दिया, इसको बनाते कैसे हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को किस किस से बना सकते हैं। और आज तो विंटर सीजन चल रहा है, तो अल्कोहल का तो डिमांड ही बढ़ गया है, तो ये जानना जरूरी है कि अल्कोहल को कितने तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, वो फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा यूज कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है वो डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल एल्कीन का है। तो अगर एल्कीन का अगर मैं हाइड्रेशन कर दूं तो हम अल्कोहल बना सकते हैं। और हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, हमको वाटर को ऐड करना है। अब वाटर कब ऐड होगा, जब कैटलिस्ट आए, हमने एसिड कैटलिस्ट ले लिया, तभी हमारा एल्कीन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये ध्यान देना, जब भी हम एसिड हाइड्रेशन करते हैं तो हमेशा कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। ये रूल्स क्यों आते हैं, जब हमारा एल्कीन सिमेट्रिकल है, बराबर है तो ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गया तो क्या होगा। अब बोलो कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर दोनों साइड कार्बन पर हाइड्रोजन सेम है तो ये एल्कीन सिमेट्रिकल हुआ। लेकिन अगर हमारा एल्कीन इस तरीके से बना हो, यहां पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ऐसा है, तो क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक मेथाइल और एक हाइड्रोजन है, तो वो सिमेट्रिकल नहीं हुआ, वो अनसिमेट्रिकल हुआ। और जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है एक रूल फॉलो करते हैं, उस रूल को बोला जाता है मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जीओसी में बताते हैं कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो जो हमारा रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है उसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड होता है, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने, क्योंकि पूरी कहानी यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर ही है। अगर आपने एडिशन रिएक्शन पढ़ा होगा तो आपको बातें समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये हाइड्रेशन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एल्कीन अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, इसके लिए आपको मैकेनिज्म जानना जरूरी है। और ये मैकेनिज्म है क्या, मैकेनिज्म में हम बात करते हैं कि बॉन्ड किस तरीके से टूटते हैं, बॉन्ड क्लीवेज कैसे बनते हैं, इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बनते हैं तो कैसे स्टेबल होते हैं, ये सारा डिटेल हम लोग मैकेनिज्म में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। कौन सा रिएक्शन फास्ट है, कौन सा स्लो है, कौन रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अगर आपने SN1 SN2 में पढ़ा होगा तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो पहला स्टेप में क्या होता है बच्चों, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, तो जो हमारा कैटलिस्ट है एसिड, वो एसिड के साथ कंबाइंड होकर वो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। अब ये हाइड्रोनियम आयन चूंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ऑक्सीजन कभी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो अपने पॉजिटिव चार्ज को नेग्लेक्ट करना चाहता है। तो उसको नेग्लेक्ट करने के लिए ये बार बार क्या करता है, डबल बॉन्ड इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, वहां पर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोटॉन इसके पास ऐड हो जाएगा ताकि हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल बन जाए और यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अब क्या इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये आपको देखना होगा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसके टर्म में आपको मैं बता रहा हूं।
अब जैसे ही हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ तो हमारा वाटर का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा, मतलब सेकंड स्टेप हमारा क्या हो गया, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो डबल बॉन्ड टूट गया, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद वाटर ऐड हो गया, और फिर वाटर पर क्या आ गया, डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि उसने लोन पेयर कार्बन को प्रोवाइड किया है। अब ये जो प्रोटॉन जब निकलेगा तभी ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज्ड होगा, तो स्टेप थर्ड क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा। इसलिए यहां पर प्रोटॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और फिर ये हाइड्रोनियम बनाएगा, और ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट तो हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और ये हाइड्रोनियम आयन फिर डिकम्पोज हो जाता है वाटर एंड एसिड में। और चूंकि एसिड निकालना जरूरी है क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, और कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो इस तरीके से हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म को देखते हैं। पहले में प्रोटोनेशन होता है, दूसरे में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और थर्ड स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है। अगर मैं बात करूं कि और कौन से तरीके हैं जिससे हम एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं, तो सेकंड प्रोसीजर को बोला जाता है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम लोग एंटी मॉरिकोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करते हैं। मतलब हमारा OH ग्रुप उसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, क्योंकि यहां पर ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन करता है। यहां पर एक तरीके से रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, जैसे यहां पर व्हेन एल्केन रिएक्ट विद डाइबोरेन, डाइबोरेन का फार्मूला याद करो B2H6 है, देन ट्राई एल्काइल बोरेन इज फॉर्म्ड which give alcohol by the oxidation of hydrogen peroxide in the presence of sodium hydroxide। फिर इसको ऑक्सीडाइज करके हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा बच्चों, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसको मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है, और ये एग्जांपल आपके एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वैसे तो क्वेश्चन पूछने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट अगर इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हो तो जाहिर सी बात है आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल को देखो, अब ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। इस मॉलिक्यूल का अगर नेमिंग करना हो तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4, 3 पर क्या हो गया बच्चों, मेथाइल हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो गया, 3 मेथाइल ब्यूटीन। अब ये 3 मेथाइल ब्यूटीन का अगर हमने क्या करा दिया, हाइड्रेशन करा दिया एसिड के मीडियम में, तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल भी फॉलो करेगा, और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी हो। अब जैसे यहां पर जैसे ही हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारा मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, और यहां पर हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ये हमारा बन गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब क्या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या टर्सरी में कन्वर्ट हो सकती है, पॉसिबिलिटी को देखनी है तो बन सकता है। ये हाइड्रोजन अगर यहां पर मूव कर जाए उसी को बोला जाता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH3 यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां पर CH2, और यहां पर CH3 तो था ही। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बना वो क्या बना दिया, टर्सरी अल्कोहल। अब उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अटैक करके क्या बना देगा, यहाँ पर इस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और ये हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, टर्सरी अल्कोहल हो गया। लेकिन जब हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डाइमर्क्यूरेशन करते हैं, जिसका रीजन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, फिर इसका हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस कराते हैं, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल तो फॉलो होगा, बट कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो इसके जो मॉलिक्यूल के जो प्रोडक्ट बनते हैं
वो सिंपल बनेंगे। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं और यहाँ पर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। लेकिन जब हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं, जहां पर मैंने रिएजेंट पहले भी बताया, हमने डाइबोरेन लिया, सॉल्वेंट में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लिया, अब फिर मैंने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया बेसिक मीडियम में। यहाँ पर हमारा कौन सा रूल फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा कि इस तरीके से हमारा मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। और ये क्या बना दिया? ये बना दिया प्राइमरी अल्कोहल। तो अभी देखो, एक ही रिएक्टेंट लेकिन रिएजेंट अलग अलग होने से इनके अल्कोहल की डिग्री क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यही दिक्कत होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिस्टम सेम होता है, बट जैसे मैंने सॉल्वेंट, रिएजेंट, टेम्परेचर को चेंज किया तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाता है। ये समझने की कोशिश करें, मतलब कब हमको मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है, कब कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कराना है, कब नहीं कराना है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रहा होगा तो इसे आप जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में यस करें। और क्या तरीका है जिससे हम अल्कोहल बना सकते हैं? तो यहाँ पर सेकंड तरीका दिया हुआ है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अभी कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है। तो कार्बोनिल कंपाउंड बहुत ही शानदार एक रिएजेंट की तरह काम करता है, वो है CO ग्रुप। ये जो CO ग्रुप होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि CO ग्रुप से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एल्डिहाइड उसी से बनता है, कीटोन बनता है, कार्बोक्सिलिक बनता है, एस्टर बनता है, एसिड एमाइड बनता है, एसिड हैलाइड बनता है, एसिडिक एनहाइड्राइड बनता है। बहुत सारे हम फंक्शनल ग्रुप इसके डेरिवेटिव से बनाते हैं। लेकिन हम मेजर एल्डिहाइड कीटोन का ही यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या कर दें? रिड्यूस कर दें, मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर दें, तो भी हम अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो रिडक्शन करने के लिए हमें करना क्या होगा? तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा। या तो हम लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड ले या सोडियम मोनो टेट्राहाइड्राइड ले। अगर वो भी नहीं है तो हम कैटलिस्ट में प्लैटिनम, प्लेडियम, निकेल के साथ हाइड्रोजन जोड़कर हम रिडक्शन कर सकते हैं और हम एल्डिहाइड कीटोन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल में करके दिखाता हूं कि ये हमारा एल्डिहाइड कंपाउंड है। जैसे मैंने प्लेडियम कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजन का एडिशन कराया तो ये हमारा एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया? प्राइमरी अल्कोहल में। वही हमारा जो कीटोन है इसका मैं रिडक्शन किया तो क्या बना दिया? सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। क्यों किया? कि बॉन्ड इसको ब्रेक कर दिया ना, और अपर साइड और लोअर साइड में हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो अल्कोहल तो बनेगा ही। तो एल्डिहाइड प्राइमरी और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। और ये विशेष ध्यान दे, जब हम प्लेटिनम, प्लेडियम कैटलिस्ट की तरह जब यूज करते हैं तो हम लोग हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में यूज करते हैं, और अदर जितने भी रिएजेंट होते हैं जब यूज करते हैं तो हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान देना है। अच्छा, और किस तरीके से भी हम बना सकते हैं? तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम अल्कोहल को बना सकते हैं, ताकि हम अल्कोहल बना सके। और ये अल्कोहल तभी बनेगा जब ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन नहीं, 4 नेसेंट हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहां पर 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है वाटर के फॉर्म में। इसलिए बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक होता है और 2 हाइड्रोजन अपर लोअर साइड में ऐड हो जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं और ये हमारा क्या बना दिया? अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया, अगर हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। वैसे ही हम एस्टर को भी रिड्यूस करके हम अल्कोहल बना सकते हैं, मतलब एक तरीके से हम एसिड का मिक्सचर बना सकते हैं।
तो क्या ये बातें समझ में आ रही है कि कार्बोक्सिलिक एस्टर से भी अल्कोहल बना सकते हैं बाय द रिडक्शन। ओके, अब यहां पर मैंने कंबाइंड करके आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर मान लो ये हमारा कंपाउंड है, जैसे यहां पर मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूं, ये मान लिया कि हमने एक कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। हमने क्या ले लिया? कार्बोनिल कंपाउंड को ले लिया और कार्बोनिल कंपाउंड का मैंने रिडक्शन कराया, और रिडक्शन कराने के लिए हमने बहुत सारे रीजन यूज कर लिए, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड को एसिटिक मीडियम में, सोडियम बोरोड टेट्राहाइड्राइड को एसिटिक मीडियम में, हम सोडियम एथेनॉल के प्रेजेंस में, हम निकल हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हम रिडक्शन कर सकते हैं। अभी सोडियम एथेनॉल क्योंकि मेटल और एसिड मिलकर क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इस बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा और दोनों साइड क्या करेगा? हाइड्रोजन को ऐड करके अल्कोहल का फॉर्मेशन। लेकिन विशेष ध्यान देना है कि अगर हमने निकल हाइड्रोजन का यूज किया तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, लेकिन अदर रिएजेंट ऐसा नहीं कर पाता। मतलब निकल हाइड्रोजन के बाद लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड होता है जो हमारा एल्डिहाइड को भी, कीटोन को भी, कार्बोक्सिलिक को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो सोडियम बोरोड टेट्राहाइड्राइड है वो केवल कीटोन और एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करता है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल को देखें, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, ये हमारा क्या हो गया? साइक्लोहेक्स। क्योंकि 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्स हो गया, और सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इनोन, कीटोन है तो क्या हो गया? इनोन हो गया, साइक्लोहेक्स टू इनोन। अगर लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड यूज किया तो ये क्या करेगा? बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड जैसा था वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर हमने निकल का यूज कर दिया तब रिडक्शन कराया तो भैया ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट तो करता ही है, ये डबल बॉन्ड से क्या हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में। कितना खतरनाक होता है निकल हाइड्रोजन का रिडक्शन, ये आपको ये ध्यान देना है। ये कभी कभी एग्जामिनेशन में बीच में निकल हाइड्रोजन को भी ऐड कर देगा, डबल बॉन्ड भी दे देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड को छोड़ ही देते हैं। ये ध्यान देना है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने ज्यादा फोकस किया है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ठीक है सर, हमने रिडक्शन करा दिया और एल्केन से भी अल्कोहल बना दिया, और कोई तरीका है? हाँ तरीका है, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूछने वाली चीज नहीं है, बहुत ही फेमस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RMGX बोलते हैं। RMGX, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका तो यूज हर चैप्टर में आपको मिलेगा। यह एक गुड न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। इसलिए जब भी इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है और मेटल पर तो पॉजिटिव चार्ज आता ही है, ये आपको पता है। तो अगर हम एल्डिहाइड कीटोन का ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे जब इसको हम बाद में हाइड्रोलिसिस करें। तो जैसे यहाँ पर मैंने बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पर हमारा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, ये इस पे अटैक किया, बॉन्ड टूटा, वो नेगेटिव प्लस के पास जाएगा और इस तरीके से एक सॉल्ट एडक्ट का फॉर्मेशन करता है। बाद में हाइड्रोलिसिस करके हम लोग क्या बनाते हैं? अल्कोहल, हायर अल्कोहल का फॉर्मेशन। मतलब ग्रिग्नार्ड से भी हम लोग अल्कोहल बनाते हैं।
अब ये ध्यान देना, अगर ये फॉर्मल्डिहाइड हुआ तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल भी बनता है और एल्डिहाइड से भी हमारे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी और हमारा नॉर्मल एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कीटोन के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड के साथ तो हमेशा क्या बनाता है, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। अब इस तीनों में से हम किसके एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से बताऊं ताकि आपको समझ में आ जाए, तो मैं ऐसा करता हूं कीटोन का ही एग्जाम्पल लेकर चलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करके टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर मान लो हमने यहां पर हमने क्या कर दिया, मुझे बनाना है कीटोन, तो कीटोन इसी तरीके से बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन। एक बार किसी बच्चे ने पूछा कि सर इसको तो प्रोप-2-1 बोलते हैं, तो हमने कहा कि प्रोप-2-1 को अगर मैं प्रोपेनोन कर दिया तो क्या गलत है, कोई ऐसा कीटोनिक कंपाउंड बताओ जो फर्स्ट कार्बन पे बनता हो। जब भी कीटोन बनेगा तो सेकंड कार्बन पर ही बनता है, ये आपको ध्यान देना है। और मैंने यहां पर ग्रिग्नार्ड ले लिया, CH3MgBr ले लिया। तो अगर हमने रिएक्शन कराया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ये हमारे न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और बॉन्ड इस तरीके से क्या हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो और एक एडक्ट बनाता है, और ये एडक्ट कैसे बनेगा, CH3 अपनी जगह पे रहेगा और यहाँ पर क्या कर रहा है, CH3 ऐड हो रहा है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर मैग्नीशियम जुड़ गया। मैग्नीशियम क्या हो गया, जुड़ गया और ये एडक्ट बन गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन। और जैसे ही हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया, ये वाटर का जो H+ है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा और OH मैग्नीशियम के साथ ऐड हो जाएगा। तो जाहिर से बात है कि ये हमारा टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ये आपको दिख रहा होगा। और साइड प्रोडक्ट में क्या बन गया, साइड प्रोडक्ट में MgBrOH का फॉर्मेशन हो गया, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड का फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से हम लोग ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करा के भी हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान देना है। कभी कभी पूछा जाता है कि ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा बहुत ही एक्टिव मेटल है। अच्छा, और भी क्या तरीके हैं, क्या हम डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल बना सकते हैं? हम बना सकते हैं। अगर हमने ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन को ऑक्सीडाइज किया टेट्राहाइड्रोफेरॉन के प्रेजेंस में, तो ROMgx का फॉर्मेशन हुआ। उस कंडीशन में ऑक्सीजन मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। फिर मैंने वाटर के साथ हाइड्रेशन कराया तो वाटर का H यहाँ पर ऐड होगा और OH यहाँ पर ऐड होगा, तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्या बनाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो वैसे ही इस मॉलिक्यूल को अगर मैंने ऑक्सीजन टेट्राहाइड्रोफेरॉन और वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दिया एक साथ, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। अगर इस मॉलिक्यूल को, ये हमारा फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, ये भी हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। बाकी जो हमारा साइड प्रोडक्ट है वो तो बाहर निकलेगा ही। मतलब हम ग्रिग्नार्ड को डायरेक्ट अल्कोहल बना सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीजन एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इसे नोट डाउन जरूर करें। अब ये तो मैंने एलिफेटिक अल्कोहल के बारे में बता दिया। क्या एरोमेटिक अल्कोहल लाइक फिनॉल को भी हम बना सकते हैं? तो हम बना सकते हैं। तो पहला तरीका है फ्रॉम हेलोअरीन। हेलोअरीन से हम अल्कोहल मतलब फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस का बहुत ही फेमस नाम है डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस से भी हम किसी भी क्लोरोबेंजीन को हम फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये कैसे होता है? पहले हम लोग क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं एट द गिवन टेम्परेचर 623 केल्विन एंड 300 एटीएम, तब जाकर ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। फिर इसको एसिडिफाइड करके ही हम क्या बनाते हैं, फिनॉल बनाते हैं और हमारा एडिशन बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं।
डोज प्रोसेस में। कि पहला चीज, इनको इतना लंबा कंडीशन देने की क्या जरूरत है, सिंपल से था, क्लोरीन को हटाना है, OH को जोड़ना है। तो टेम्परेचर देने का या प्रेशर देने का रीजन क्या है, तो वही फर्स्ट चैप्टर हैलोअल्केन हैलोरीन में, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो है वो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर शो करेगा, और डबल बॉन्ड को ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल, मतलब कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। इसलिए इनके रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छा, जैसे ही मैंने बेस के साथ रिएक्शन कराया तो क्लोरोबेंजीन का जो आर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन वो क्या करता है, बेस अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। भाई बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचना। जैसे अपनी तरफ खींचा तो वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज बार बार रेजोनेंस करके सीएल को बाहर रिमूव कर देगा। और बेंजाइन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजाइन। बेंजाइन हमारा, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है उसको बोला जाता है बेंजाइन। क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। और ये जो बेंजाइन है फिर बेसिक मीडियम में फिर ये बॉन्ड ब्रेक करके क्या बनाता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनाता है, फिर इसको एसिड के साथ रिएक्शन करके फिनॉल बनाते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि डाउ प्रोसेस में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो आप क्या बोलोगे, बेंजाइन का फॉर्मेशन है। अब बेंजाइन क्या होता है, जब हमारे बेंजीन में जो 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो एक हमारा क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में करता है, जो कि बहुत ही क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसको भी आपको विशेष ध्यान देना है। अच्छा बच्चों, अगर और भी तरीके की बात करें तो हम सल्फोनिक एसिड से भी बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन का ओलियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। कभी कभी पूछा था ओलियम क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे मैंने ओलियम लिया तो हमारा क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, फिर इसको मैंने बेस के साथ रिएक्शन कराकर हमने क्या बना दिया, फिनॉल का फॉर्मेशन कर दिया। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी आप जान लें। और एक सबसे फेमस है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, और ये तो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एमाइन चैप्टर में भी मिलने वाला है कि हम डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम एरोमेटिक अल्कोहल लाइक फिनॉल भी बना सकते हैं। तो बनता कैसे है, जब हम लोग एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करते हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ और एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, उसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम का मतलब नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन आ जाता है। ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ साथ नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एजो, और 2 नाइट्रोजन तो डाइजो। तो यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। फिर जैसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को वार्म वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो N2 तो बाहर निकल ही जाता है, वाटर का हाइड्रोजन शेल के साथ HCl बाहर निकल गया, तो बचा क्या, OH ग्रुप ही तो बचा और फिनाइल बचा, मिलकर क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया। ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि हम डाइजोनियम सॉल्ट से भी फिनॉल बना सकते हैं। ओके, क्या और भी तरीका है, तो हाँ एक तरीका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्यूमीन, क्यूमीन को क्या बोला जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको क्या बोला जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोला जाता है, और इससे भी हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। यही हमारा क्यूमीन है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2-फिनाइल प्रोपेन, 2-फिनाइल प्रोपेन भी इसका कॉमन नेम है। अगर इसको मैंने ऑक्सीडाइज किया तो इसके कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं, उसी को पेरोक्साइड बोलते हैं। ये हमारा बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। दे आर वेरी अनस्टेबल, दे आर मोर रिएक्टिव। फिर जैसे मैंने एसिडिक मीडियम में हीट दिया तो यहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, इसका बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, और इसका बॉन्ड भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वाले वैल्यू है वो हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं एसीटोन। तो बचा क्या, एक हमारा फिनाइल बचा और हमारा OH ग्रुप बचा, वो हमारा क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया। तो क्यूमीन से भी हम फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ रहा है, ये आपके एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और नीट के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, आप इसे जरूर देखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर ठीक है, ये आपने प्रिपरेशन वाले पार्ट को बता दिया, क्या इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं?
हाँ है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग करते क्या है, हम लोग देखते हैं उसका फिजिकल स्टेट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं, यही तो देखा जाता है। तो अगर मैं मेन पॉइंट पे आते हैं, इसकी बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं, क्या अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज करती है? करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि किस पर डिपेंड करती है। तो डिपेंड करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट दिया हुआ है। वो सिंपल कंसेप्ट क्या है कि अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट को दो फैक्टर से मैंने मेजर किया है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट हुआ, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा एल्कोहलिक कंपाउंड का, उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से इनका जो वंडर वाल फोर्स है या मॉलिक्यूलर फोर्स है वो इंक्रीज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल ज्यादा एसोसिएट होंगे और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ब्रांचिंग का फॉर्मेशन हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, क्योंकि ब्रांचिंग के बढ़ने से उसका सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या करेगा, घटेगा, और कम डिसोसिएट होंगे और इसकी बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है। ये आपको पता होगा क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर जो अल्कोहल है वो ज्यादा ब्रांच का फॉर्मेशन करता है, ये कम बना रहा है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इस अल्कोहल का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर लेस ब्रांच का फॉर्मेशन होगी। क्योंकि यहाँ पर देखोगे सरफेस एरिया की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जब ब्रांचिंग बढ़ता है तो सरफेस एरिया घटेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, डिक्रीज करती है। इस पर विशेष ध्यान देना है। जब हमारा आइसोमेरिक अल्कोहल आते हैं तो हम लोग ब्रांचिंग को देखकर ही बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। साथ में ये भी ध्यान देना है कि प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से ज्यादा होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे वंडर वाल फोर्स की वैल्यू घटेगी और सरफेस एरिया भी क्या होती है, घटती जाती है। अच्छा, सेकंड, हमारी बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा एल्फिनॉल के बीच में, अल्कोहल के बीच में, तो उतना ज्यादा एसोसिएट होंगे और उसकी उतनी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी हम बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर को डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी है क्या, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर। हमारा सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है सॉल्यूशन में, उसको हम सॉल्युबिलिटी से डिसाइड करते हैं। और सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा फंडा है, लाइक एज लाइक, लाइक एज लाइक, जैसा हमारा सॉल्यूट वैसा हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए, तभी हमारा सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। अगर पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, अगर नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। बेसिक चीजें आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा। अब यहां पर देखते हैं अल्कोहल फिनॉल की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है, बिकॉज द एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल या एराइल ग्रुप। एल्काइल एराइल ग्रुप जैसे बढ़ते जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी घटती है, क्योंकि एल्काइल एराइल ग्रुप क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो वाटर को हेड करता है, वाटर को रिपल करता है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। उसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बनाया है, उस फार्मूले को भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि इससे हम सॉल्युबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं कि अगर सॉल्युबिलिटी नंबर ऑफ OH ग्रुप के बढ़ने से बढ़ती है बट मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर कर जाता है। तो इस फार्मूले से भी आप किसी भी अल्कोहलिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज था। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दिया, तो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम क्या देखते हैं कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन देते हैं, किस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज होता है, क्या क्या घटना घट सकती है, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल में दो तरीके से बॉन्ड टूटते हैं, OH बॉन्ड टूटेंगे और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो नॉर्मल मेथनॉल को लेकर चलूं तो मेथनॉल में आप दो तरीके से पोलर बॉन्ड देखेंगे, एक OH बॉन्ड टूट सकता है, ये भी एक पोलर बॉन्ड बना सकता है, एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है।
तो दो तरीके से हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं, बॉन्ड क्लीवेज OH बॉन्ड एंड बॉन्ड क्लीवेज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो अगर मैं OH बॉन्ड का क्लीवेज करके देखूं तो जाहिर सी बात है H+ रिलीज होगा, और जब H+ रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक सबस्टेंस। मतलब हम लोग क्या देखने वाले हैं, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अब कोई मॉलिक्यूल एसिड कब होगा, तो इसके लिए बहुत सारे नॉर्मल रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। जब एसिड बेस मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, मेटल एसिड मिलते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। दोनों प्रोसीजर से हम किसी भी अल्कोहल कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्टिव मेटल सोडियम है वह अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फिनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, जो सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। इससे कंफर्म होता है कि अगर ये सॉल्ट है, ये मेटल है, तो फिनॉल हमारा क्या हो जाता है, वीक एसिड हो जाता है। अगर हम फिनॉल को बेस के साथ रिएक्शन करें तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अगर ये सॉल्ट है, ये बेस है, तो जाहिर से बात है कि फिनॉल किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरीके से भी हम अल्कोहल फिनॉल के कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि अगर अल्कोहल की एसिडिटी को फाइंड आउट करना है तो कौन कौन से फैक्टर जो है अप्लाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये H+ रिलीज करता है, जो एनाइन बनता है, मतलब जो कंजुगेटेड बेस बनता है, उसकी हम स्टेबिलिटी देखते हैं। अगर जितना ज्यादा एनाइन स्टेबल होगा उसकी एसिडिक कैरेक्टर उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उस तरीके से भी हम एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। साथ में भी देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी एसिडिक कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखते हैं, द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड पोलर होने की वजह से इनकी एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। अगर बात करें इन अल्कोहल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है, जैसे मेथाइल है, एथाइल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। तो इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड ऑक्सीजन एटम। और जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, तो OH बॉन्ड की पोलरिटी घट जाएगी, और जैसे घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। पर जितना ज्यादा पोलर होगा तभी तो H+ रिलीज कर पाएगा। लेकिन जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन की बढ़ गई तो हमारी पोलरिटी घट गई, और जब पोलरिटी घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल की एसिडिटी सेकेंडरी और टर्सरी से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस इफेक्ट वाला ग्रुप है, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है। और जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाए उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज करती जाएगी। तो जाहिर से बात है कि ऑक्सीजन पर पोलरिटी बढ़ेगी, लोअर पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये हमारा क्या हो जाएगी, पोलरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोलरिटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। और जब पोलरिटी डिक्रीज करेगी, OH बॉन्ड का पोलरिटी डिक्रीज करेगी, तो जाहिर से बात है एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। यही वजह है कि प्राइमरी अल्कोहल की एसिडिटी सेकेंडरी टर्सरी से ज्यादा होती है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा तो नेक्स्ट पॉइंट आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये जो मैं पॉइंट में दे रहा हूं ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर कोई भी आप एग्जाम ले लो, उस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ सिलेक्टिव कंपाउंड लिया है, उस सिलेक्टिव कंपाउंड से अगर पूछा जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करो, ये हमेशा वैल्यू याद रख लेना। फिनॉल की एसिडिटी मेथनॉल से ज्यादा होती है, मेथनॉल की एसिडिटी वाटर से ज्यादा होती है, वाटर की वैल्यू, पहले फिनॉल की वैल्यू ज्यादा है, फिर इसके बाद मेथनॉल है, देन वाटर, इसके बाद जो है हमारा नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल होगा, किसको छोड़कर, मेथनॉल को छोड़कर, क्योंकि मेथनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। इसके बाद हमारा आएगा एल्काइन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एल्काइन का जो कार्बन होता है इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp, और सबसे लास्ट में क्या होता है, अमोनिया। ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि फिनॉल की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी और अमोनिया की वैल्यू कम होगी।
अच्छा, अगर मैं सेकंड बात करूं कि क्यों फिनॉल का एसिडिटी एरोमेटिक अल्कोहल की वैल्यू एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा होती है, फिनॉल की वैल्यू नॉर्मल अल्कोहल से ज्यादा होती है, एसिडिक कैरेक्टर ऐसा क्यों होती है? इसका पहला रीजन ये है कि जो हमारा एनायन बनता है, एनायन की स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड आयन का ज्यादा होता है और एल्कोक्साइड की वैल्यू कम होती है। ऐसा क्यों होता है? फिर वही घटना कि हमारे फिनॉक्साइड में क्या घटना घटती है? रेजोनेंस घटती है। रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और नेगेटिव चार्ज बार बार क्या करता है? डीलोकलाइज हो जाता है। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की वैल्यू फिनॉक्साइड की ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फिनॉल की एसिडिटी नॉर्मल अल्कोहल से ज्यादा होती है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फिनॉल में जो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा और sp2 होने की वजह से वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन जब हम नॉर्मल अल्कोहल की बात करते हैं, जैसे एलिफेटिक अल्कोहल की बात करो, उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होगा, एक गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ये हमेशा ध्यान देना, अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वैल्यू को बढ़ने से बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वैल्यू से क्या होती है? घटती है। अब ये डोनेटिंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं उसको समझ लो। अगर मान लो -I आ गया, -M आ गया, उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। अगर +I इफेक्ट आ जाए, +M आ जाए, +R आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। इसके बेसिस पे भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। ये कुछ फैक्टर है, उस फैक्टर की वैल्यू को आपको याद करना चाहिए। ओके, अगर बात करें कि क्यों अल्कोहल की एसिडिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, वाटर की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है, नॉर्मल अल्कोहल की कम होती है, मेथनॉल को छोड़कर, फिनॉल मेथनॉल को छोड़कर। ऐसा क्यों है? देखते हैं। इन अल्कोहल एल्कोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूविंग H+ आयन, H+ बाहर निकलेगा तो RO नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा, and water molecules to form the hydroxide ion after removing H+ ion। फिर वाटर से H निकलेगा, वाटर से H को जब बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। अगर अल्कोहल से H को निकालोगे तो एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर क्या होता है? एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल than compared to hydroxide ion due to presence of more electron density। बार बार इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है, जिसके वजह से अल्कोहल एक्ट एज वीक एसिड देन कंपेयर टू वाटर। मतलब एल्कोक्साइड थोड़ा सा लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी एसिडिटी थोड़ी सी कम होती है, और वाटर का हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी वजह से इनकी एसिडिटी नॉर्मल अल्कोहल से ज्यादा होती है। क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। और क्या है, और क्या हम एसिडिटी ऑफ फिनॉल को और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया वही रीजन दिया हुआ है कि हमारे फिनॉल में जो होता है, यहाँ पर आयोनाइजेशन होगा तो एल्कोक्साइड बनाएगा, ये फिनॉक्साइड बनाएगा। ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 होगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा और रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी और नहीं ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। और उसी स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमारे फिनॉल की एसिडिटी नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा होती है। And the carbon of phenol to which OH is attached, electron density decrease on oxygen. This increase the polarity of OH bond and result in increase in ionization of phenol that of alcohol। जाहिर सी बात है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम होगी, उतना ही H+ क्या करता है? रिलीज करेगा, और जितना H+ रिलीज करेगा उसकी एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन से और से ऑब्जर्वेशन दिखते हैं? तो ऑब्जर्वेशन में पहला दिखता है कि आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या होते हैं?
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। नाइट्रो ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। व्हेन प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन with decreased electron density from benzene ring, thereby decreasing the electron density of OH bond. जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, thus make the release proton easier, और जितना प्रोटॉन easier होगा उसके एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज कर जाएगी? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो रही है? नाइट्रो ग्रुप पे शिफ्ट हो रही है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो उतना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा, और जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतना ही वो क्या करेगा? H+ बाहर निकालेगा, और H+ के बाहर निकलेगा तो उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देना फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देना हो तो हमेशा आर्थो से ज्यादा किसका होता है? पैरा पोजीशन का होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वेपर प्रेशर या वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा होता है फिनॉल वाले मॉलिक्यूल्स में, तो आर्थो वाले के ज्यादा होता है, पैरा वाले का कम होता है। ये वेपर प्रेशर और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, वो भी खास तौर पर अगर नाइट्रोफिनॉल जुड़ा हो उस कंडीशन में आर्थो पैरा की वैल्यू को विशेष ध्यान देना है कि हमारा अगर एसिडिक स्ट्रेंथ हो तो पैरा पोजीशन का ज्यादा होता है, और वेपर प्रेशर या वोलेटाइल नेचर हमेशा आर्थो नाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होता है। ये भी वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे मेंशन भी किया है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू नॉर्मल फिनॉल। ओके, अब यहाँ पे आता है कि और कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो पहला तो मैंने एसिडिक कैरेक्टर बता दिया, दूसरा आता है स्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। आपने क्लास 10 में पढ़ा भी होगा कि जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं एस्टर एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब इसके स्टेरिफिकेशन को हमने क्या किया है, यहाँ पर दिखाया हुआ है। कार्बोक्सिलिक का OH ग्रुप और अल्कोहल का H ग्रुप दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये स्टेरिफिकेशन को हम एसिड क्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैंने एसिड क्लोराइड लिया और अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया, इसका क्लोरीन इसके H के साथ क्या निकाल दिया? HCl बाहर निकाल दिया आयोडीन के प्रेजेंस में, तो भी हम क्या बना सकते हैं? एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं कि हमारा रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, और पायरिडीन क्यों यूज करते हैं? पायरिडीन क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन क्या है? ये हमेशा याद रखना कि पायरिडीन हमारा एक बेसिक मॉलिक्यूल है, एक हमारा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि बेस की तरह बिहेव करता है। वह HCl को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। जब HCl को न्यूट्रलाइज करेगा तो जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड है, वो इंक्रीज करेगा और ज्यादा से ज्यादा एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। ले सतेलिए प्रिंसिपल आपने क्लास 11 इक्विलिब्रियम में तो जरूर पढ़ा होगा। उसके बेसिस पे हम लोग पायरिडीन यूज करते हैं। दूसरा, रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है? 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम क्या होता है? रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन। इसीलिए फॉर्मिक एसिड का स्टेरिफिकेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। अब मेथनॉल का एथेनॉल से ज्यादा होती है क्योंकि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन। हम एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ भी अल्कोहल का रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं? एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि क्या स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म भी है। आपको मैकेनिज्म भी समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। अच्छा, क्या हम फिनॉल का स्टेरिफिकेशन करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं। नॉर्मल वही है। यहाँ पर क्या होता है? फिनॉल का जो हाइड्रोजन है Cl के साथ HCl बनाएगा और फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा। फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा। ये भी तो हमारा एरोमेटिक एस्टर कंपाउंड है। अगर हम फिनॉल का एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी हमारा क्या बनाएगा? एस्टर का फॉर्मेशन करेगा एसिड के प्रेजेंस में।
ये तो हमने आपको एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर मान लो OH बॉन्ड की जगह पे कार्बन OH का बॉन्ड टूटे तो कितने टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं? तो पहला रिएक्शन बताता है कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब कार्बन OH का बॉन्ड जब टूटेगा ना तो किसका फॉर्मेशन करता है? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है, और इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन में हम हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ते हैं तो हमारा जो अल्कोहल है वो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो एल्काइल हैलाइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन हैलाइड और ZnCl2 के प्रेजेंस में। उसी को क्या बोला जाता है बच्चों? ल्यूकास बोला जाता है। इसी को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है मिक्सचर ऑफ HCl विद ZnCl2 आर नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट से हम लोग क्या बनाते हैं? एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्शियरी अल्कोहल है, दोनों ही ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूं, ये तो अभी जस्ट मैंने पहले भी बताया, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मैंने पहले भी बताया। अगर इसका हम एसाइलेशन करें तो एसाइलेशन करेंगे तो इसका हाइड्रोजन इसके सेल के साथ क्या बना देगा? HCl बना देगा। हमने पायरीडीन के यूज करते हैं ताकि HCl को न्यूट्रलाइज कर दे। तो जो मॉलिक्यूल बनता है 2-एथेनॉइल बेंजोइक एसिड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पिरिन बोलते हैं। तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको याद करना चाहिए। इस सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया कि यहां से भी हम OH से H हटाकर भी एस्पिरिन बना सकते हैं। जस्ट मैंने बात की ल्यूकास रिएजेंट का, तो ल्यूकास रिएजेंट को हम लोग केमिकल टेस्ट के रूप में यूज करते हैं। हम किसके रूप में यूज करते हैं? केमिकल टेस्ट के रूप में भी यूज करते हैं। और केमिकल टेस्ट में क्या आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको तीनों अल्कोहल दे दिया जाए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तीनों ही लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में सबसे फेमस है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट में अगर ल्यूकास का टेस्ट करना हो तो प्राइमरी अल्कोहल जब भी ल्यूकास के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा? एल्काइल हैलाइड। लेकिन उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो जो टर्बिडिटी जनरेट होगा आफ्टर हीटिंग, जब हीट करोगे तो भी टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करता है। टर्बिडिटी मतलब मिल्की अपीयरेंस, मिल्की अपीयरेंस की तरह आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे मैंने सेकेंडरी अल्कोहल का ल्यूकास के साथ रिएक्शन कराया तो जो हमारा एल्काइल हैलाइड बनाया वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ, तो उसको टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होगा जब उसको आपको वेट करना पड़ेगा। कितने मिनट? 5 मिनट। अप्रॉक्स 5 मिनट पर टर्बिडिटी कलर दे देता है। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल की बात करेंगे तो ल्यूकास के साथ तुरंत रिएक्शन कर देता है और टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, और टर्बिडिटी का फॉर्मेशन तुरंत हो जाता है। तो हम टाइम बाउंडेशन के बेसिस पे भी हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द ल्यूकास रिएजेंट। कई बातें आपको समझ में आ रही है? मैंने किसी एग्जामिनेशन में पूछा था कि और कौन से तरीके हैं, एक आपने सुना होगा विक्टर मेयर टेस्ट, और एक पूछा जाता है डाइक्रोमेट टेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग डाइक्रोमेट टेस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम डाइक्रोमेट टेस्ट से भी हम अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारा ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल का जैसे मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया जिसका कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। जैसे मैंने रिएक्शन कराया तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। और जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमियम 3+ आयन। जो हमारा ऑरेंज कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रीन कलर में कन्वर्ट। वैसे अगर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करते हैं ये भी हमारा क्या बना देगा? ये भी हमारा क्या बना देगा? कीटोन बना देगा, और क्रोमियम 3+ का फॉर्मेशन होगा, उसका भी कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। लेकिन जब हम टर्शियरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन नहीं देता है, तो ऑरेंज ही रहेगा। तो इस तरीके से हम प्राइमरी सेकेंडरी को टर्शियरी अल्कोहल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द डाइक्रोमेट टेस्ट। इसे देखते देखते नोट भी करते जाओ, ऐसा नहीं कुछ देखते जाना है क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे, ये विशेष आप ध्यान देना। अच्छा, और क्या तरीका है? और क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन को उल्टा डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन में वाटर को जोड़ते हैं और डिहाइड्रेशन में वाटर को रिमूव करते हैं।
तो अगर मैं वाटर को रिमूव करके डिहाइड्रेशन कराना हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और टेम्परेचर का विशेष ध्यान देना है कि 170 डिग्री सेल्सियस को क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। लेकिन जैसे आपने 140 कर दिया ना, तो वो क्या बना देता है, जल्दी बताएं, ईथर का फॉर्मेशन करता है। अब बोलोगे सर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड है, एल्यूमिना तो होगा, तो 350 डिग्री सेल्सियस देकर भी हम एल्किन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एल्किन का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि हमारा अल्फा बीटा का जो हाइड्रोजन OH है वो कंबाइंड होकर क्या बना देता है, वाटर का फॉर्मेशन। अब ये डिहाइड्रेशन की रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो टर्शियरी अल्कोहल की ज्यादा होगी और प्राइमरी अल्कोहल की कम होगी। ये क्यों होगी, इसके लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो आज हम बताने वाले हैं डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, इसके कितने स्टेप होंगे, किस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, क्यों मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ये सारा डिटेल हम लोग किसमें देखते हैं, मैकेनिज्म में देखते हैं। तो पहले मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। पहले अल्कोहल को प्रोटॉन से ऐड कराते हैं। अब प्रोटॉन से ऐड कब होगा, हमने क्या किया, एसिड यूज किया है, और एसिड में क्या होता है, H+ आयन होता है। और चूंकि अल्कोहल के पास ऑक्सीजन है, उसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, H को अपने तरफ बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि बेचारा प्रोटॉन हाइड्रोजन सबसे गरीब एलिमेंट है, उसको कोई भी परेशान कर देता है, इसलिए हाइड्रोजन OH के पास जाएगा तो क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। और हाइड्रोनियम आयन पे घटना घट गई, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कंटेन नहीं करना चाहता है, क्योंकि ऑक्सीजन आर नॉन मेटल, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको बोला जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। फिर क्या होगा, अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये हमारा स्लो स्टेप होगा, उसी को बोला जाता है RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अब रीअरेंज करके भी देख सकते हैं। जैसे कार्बोकेटाइन बना, तो इसको स्टेबल को बनाने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन करेंगे। और ये प्रोटॉन जो होगा H बाहर निकलेगा, और इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब बोलोगे सर H+ निकालने की क्या जरूरत थी, अरे भाई ये H+ आया कहां से, एसिड से तो आया। और एसिड हमारा क्या कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अगर कैटलिस्ट ने कुछ दिया है तो उसको बाद में वो लौटाना पड़ता है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। यही हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म है। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसे आप नोट कर लें। फिर आता है और कौन से तरीके, और कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, तो बचिया हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो दो बॉन्ड टूटते हैं, एक OH का बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अल्कोहल बनाया, तो कार्बन का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रोजनेशन। मैंने हाइड्रोजन को निकाल दिया, हाइड्रोजन निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ये विशेष ध्यान देना कि इट ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड व्हिच इज फर्दर ऑक्सीडाइज इन एसिड। पहले हम अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को जब भी ऑक्सीडाइज करते हैं, तो पहले वो एल्डिहाइड बनाता है, फिर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा क्या घटना घट रही है, तो पहले तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, लेकिन सेकंड वाले में ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऐड हो जाता है, और ऑक्सीजन का एडिशन से क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड कीटोन बनाता है, और एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कई बातें समझ में आ रही है, मैं आपको नया चीज नहीं बता रही, आप पहले से भी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं, तो सेकेंडरी अल्कोहल का जैसे मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, इसका हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर रिमूव हो गया, और यहाँ क्या बना दिया, कीटोन का फॉर्मेशन कर दिया। क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज किया, तो हमारा क्या बन गया, वाटर भी रिमूव हो गया। अब ये जो हमारा कीटोन बना ना, अब यहाँ पर खतरनाक घटना घटने वाली है। अगर मैंने लो टेम्परेचर दिया तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन अगर मैंने हाई टेम्परेचर दे दिया तो फिर ये लोअर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक एसिड इन फॉर्मिक एसिड। आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर पढ़ा होगा, पोपोफ रूल।
और यहाँ पे पॉपअप रूल को फॉलो करके भी हम कीटोन को ऑक्सीडाइज करके लोअर एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं टर्सरी अल्कोहल की बात करूं तो टर्सरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है। अलग बात है कि आपने कंडीशन देकर, हाई टेम्परेचर प्रेशर देकर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इट इज नॉट ऑक्सीडाइज इन ऑर्डिनरी कंडीशन बट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड, जैसे मैंने आपको सेकेंडरी अल्कोहल में भी आपको बताया था। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देना, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको आप ध्यान देना। अगर मान लो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, अब प्राइमरी अल्कोहल को मैंने क्या यूज कर दिया, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में, या हम क्या यूज कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, तो जाहिर सी बात ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देगा। मतलब हाइड्रोजन को तो हटाएगा भी, ऑक्सीजन को जोड़ भी देगा। और हाइड्रोजन का हटना भी और ऑक्सीजन का ऐड होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब बोलोगे सर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है, मुझे एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, तो हम या तो क्रोमाइल ट्राइऑक्साइड यूज करते हैं या तो पीसीसी यूज करते हैं, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये पीसीसी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो केवल एल्डिहाइड कीटोन में ही कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं, अगर सेकेंडरी अल्कोहल को मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया तो कीटोन बनाता है। अगर मैं लो टेम्परेचर लिया तो रिएक्शन नहीं देता है, और हाई टेम्परेचर पे क्या बनाता है, लोअर एसिड का फॉर्मेशन करता है। मैंने आपको पहले ही बताया है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो लाइक करें या कमेंट पर कमेंटेशन दें। ओके, अब यहां पे आता है ऑक्सीडेशन में, तो मैंने ये बात कर दिया, तो क्या डीहाइड्रोजिनेशन भी करा सकते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन भी ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर है। तो ध्यान देना, अगर मैंने कॉपर यूज कर दिया एट द हाई टेम्परेचर 573 केल्विन, तो हाइड्रोजन को रिमूव करके भी हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देना, तो टर्सरी अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। टर्सरी अल्कोहल में जैसे डीहाइड्रोजनेशन करते हैं तो यहाँ पर एक घटना घटती है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। क्यों एल्कीन का फॉर्मेशन करता है? क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उस कंडीशन में डीहाइड्रोजनेशन की जगह पे क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब अल्फा कार्बन का OH बीटा हाइड्रोजन के साथ वाटर बना देता है, और वाटर जैसे बाहर निकलेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन देते हैं, और टर्सरी अल्कोहल क्या देते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना, और डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। अब लास्ट आते हैं कि क्या हमारा रिएक्शन OH ग्रुप ऑफ फिनॉल से भी बनाए जा सकते हैं? तो OH ग्रुप के बेसिस पे भी फिनॉल के बहुत सारे रिएक्शन बनाते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि हमारा जो फिनॉल है ना, वो फिनॉल क्या शो करता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो आर्थो और पैरा पर हमारा क्या बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन साथ में अगर फिनॉल का रिएक्शन अमोनिया के साथ करें एज द कैटलिस्ट ऑफ ZnCl2, तो फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी इंटर कन्वर्जन में इसका यूज किया जाता है कि फिनॉल का अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो एनिलीन का फॉर्मेशन हो। दूसरा क्या कि अगर फिनॉल का रिएक्शन जिंक के साथ कर दे तो ये हमारा जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। आज जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, क्या बनाएगा, बेंजीन बनाएगा। ये भी इंटर कन्वर्जन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये रिएक्शन है, इसलिए इसको याद करना होगा। अगर मैंने फिनॉल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, रेड फास्फोरस ब्रोमीन के साथ करते हैं, तो ये क्या बनाता है, एराइल हैलाइड बनाता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, और फास्फिल क्लोराइड और HCl भी बाहर रिलीज करेगा। और चूंकि फिनॉल में रेजोनेंस होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोल सकते हो, पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट कर सकते हो, ये बार बार क्या करता है, आर्थो पैरा आर्थो का फॉर्मेशन, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, या तो आर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे अटैक करेगा, पैरा वाला क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है, बिकॉज द
सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे मेंशन करता है रिएक्शन टेक प्लेस एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जो पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमारा नाइट्रेशन है। तो नाइट्रेशन में दो तरीके से, अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया, जैसे आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया, या तो आर्थो बनाएगा या तो पैरा बनाएगा। और चूंकि आर्थो वाला जो होता है वहां पे क्या बनता है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो पैरा वाला होता है वो क्या बनाता है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब चूंकि इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज्यादा ये एसोसिएट नहीं होते, इसलिए मोर वोलेटाइल होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, लेस वोलेटाइल होते हैं। ये लेस वोलेटाइल क्यों होते हैं, क्योंकि मोर एसोसिएटेड होते हैं, आपस में बहुत जल्दी कंबाइंड हो जाते हैं। लेकिन अगर फिनॉल का रिएक्शन अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कर दिया ना, तो ये आर्थो आर्थो पैरा तीनों बना देता है, उसी को बोला जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ऐसे इसलिए होता है कि जो फिनॉक्साइड है वो बार बार आर्थो आर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। और मैंने वहां पे कंसंट्रेटेड ले लिया तो और रिएक्टिविटी बढ़ गई, और वो तीनों प्रोडक्ट बनाते हैं आर्थो आर्थो पैरा। इसी को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। बहुत ही एक्सप्रेसिव सबस्टेंस होते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान दें। फिर यहाँ पे मेंशन करता है आर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। हम स्टीम डिस्टिलेशन से दोनों को सेपरेट करते हैं, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एंड आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहीं पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग which cause association of molecule। अब देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इंट्रा में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है, जो पोलरिटी का फॉर्मेशन होता है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन अगर मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करूं तो इसको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो उतना ज्यादा एसोसिएट होगा, वन डर वाल फोर्स लगेंगे, इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स के एसोसिएशन ज्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है उनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। अब यहाँ पे कुछ फेमस रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल का जब बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तभी आपने देखा कि फिनॉक्साइड बनता है। और फिनॉक्साइड का जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया तो आर्थो पोजीशन पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, उसी को क्या बोला जाता है, सैलिसिलिक एसिड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कोल्बे रिएक्शन से हम फिनॉल से क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे याद करोगे, कोल्बे, कोल्बे मतलब कोयला, कोयला से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हमारा फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सैलिसिलिक एसिड, उसी को क्या बोला जाता है, कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं। इसे भी आप ध्यान देना। दूसरा नेम रिएक्शन है रीमर टिमर रिएक्शन। रीमर टिमर रिएक्शन में क्या करते हैं कि फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ करते हैं, तो हमारा क्या बनाता है, सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, मतलब आर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है। जैसे कोल्बे में आर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता था, या आर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ेगा, एल्डिहाइड ग्रुप, उसी को क्या बोला जाता है, सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीमर टिमर रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, तो कार्बीन बनते हैं। आपको CaCl2 2 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में इसका इंटरमीडिएट बनता है, ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन जाता है। जैसे रिएक्शन कराते हो तो क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोक्लोरीन है वो क्या करता है, इसके हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाता है, तो CaCl2 का फॉर्मेशन होता है। जैसे CaCl2 का फॉर्मेशन हुआ विद कार्बन, तो ये बेस के साथ क्या करता है, रिएक्शन करके ये क्या बना देगा, CH2OH का फॉर्मेशन कर देता है। 2 क्लोरीन हटेगा और 2 NaCl का फॉर्मेशन करेगा, और 2 क्लोरीन की जगह पे 2 OH ग्रुप क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे आपने हीट किया तो इसका OH इसके H के साथ क्या निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया, तो लास्ट में क्या बचा, एल्डिहाइड ही तो बचा। इसी जब हमारा आर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है उसी को बोला जाता है सैलिसल्डिहाइड। मतलब रीमर टिमर रिएक्शन में हम लोग क्या बनाते हैं, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं।
लेकिन ये भी ध्यान देना, रीमर टिमर रिएक्शन से हम सैलिसिलिक एसिड भी बनाते हैं जब हम फिनॉल का रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस के साथ करते हैं तो हम लोग क्या बना सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कोलबे से सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हैं, रीमर टिमर से बना सकते हैं, लेकिन कोलबे में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और रीमर टिमर में क्या यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, इसी विशेष ध्यान दे। ये बातें आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को बार बार जो है प्रेस करें। अगर मैं बोलूं हेलोजेनेशन, तो हेलोजेनेशन भी देता है। अब देखो, अगर फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करूं, फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करूं तो दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, जबकि दोनों का रिएक्टेंट सेम है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कार्बन डाइसल्फाइड। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, नहीं समझ में आ रहा है तो क्लोरोफॉर्म ले लो। ये हमारे क्या होते हैं, लेस पोलर सॉल्वेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, लेस पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जिससे रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए आर्थो या पैरा ही हेलोजन ग्रुप जोड़ते हैं। तो आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा और मेजर क्या बनता है, हमेशा पैरा बनता है। लेकिन जैसे मैंने एक्वस ले लिया तो एक्वस हमारा क्या है, पोलर पोलर सॉल्वेंट है, रिएक्टिविटी बढ़ गई तो वो आर्थो आर्थो पैरा भी क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। तो कभी कभी हम फिनॉल को हम टेस्ट करके भी बता सकते हैं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हम एक्वस मीडियम करते हैं। क्या हम फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? हाँ भैया कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सोडियम क्रोमेट ले लिया। तो सोडियम क्रोमेट क्या करता है, इस हाइड्रोजन को हटा देगा और ऑक्सीजन को ऐड कर देगा और रीअरेंज होके क्या बनाता है, बेंजोक्योनोन का फॉर्मेशन करता है एसिडिक मीडियम में। तो फिनॉल भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको हर चीज बताने की कोशिश की है, इसीलिए इस लास्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएं। क्या आप फिनॉल का प्रिपरेशन इन सारे कंपाउंड से कर सकते हैं? और मैं दावे के साथ कर सकता हूं, जब आप बोर्ड के एग्जामिनेशन दोगे तो एक क्वेश्चन इससे आपको मिलने वाला है, या तो इंटर कन्वर्जन के फॉर्म में होगा या तो डायरेक्ट रिएक्शन में मिलने वाला है। आप गारंटी के साथ उसे नोट करें और मुझे बताएं। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लिया होगा तो देखें, अगर मान लो ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से मुझे क्या बनाना है, फिनॉल का फॉर्मेशन करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बेंडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं। वो क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा और नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऐड हो जाता है और फिनॉल का फॉर्मेशन। अच्छा, अगर मैं क्लोरोबेंजीन से मुझे फिनॉल बनाना है तो डॉ प्रोसेस में क्या करते हैं, हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, साथ में हम लोग टेम्परेचर देते हैं 623 केल्विन और 300 एटीएम यूज करते हैं। इससे भी हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन। अच्छा बताओ, इस 2 क्लोरोफिनॉल को हम क्या फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, रिडक्शन करके। अगर मैंने हाइड्रोजन और निकल यूज कर लिया, इसका बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा और अगल बगल क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा और फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, इस मॉलिक्यूल बताओ, सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलिक एसिड को फिनॉल बना सकते हैं? बना सकते हैं। अगर मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकाल दूं तो इसको बोला जाता है डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोडा लाइम यूज करते हैं। याद आ रहा आपको, हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडा लाइम यूज करते हैं। तो सोडा लाइम यूज करके भी हम इसको बाहर निकाल के हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। क्या हम लोग फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज करके भी हम फिनॉल बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। तो हम लोग क्या यूज करते थे, ऑक्सीजन टेट्राहाइड्रोफिनॉल, और साथ में हम लोग क्या करते थे, वाटर के साथ रिएक्शन करते थे, तो भी फिनॉल का फॉर्मेशन होता था। क्या एनिलीन को हम फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बाय द डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन में क्या करते थे, सोडियम नाइट्राइड लेते थे HCl के प्रेजेंस में, दूसरा हम लोग क्या लेते थे, वार्म वाटर लेते थे, जिससे हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन करते थे। क्या हम ये जो फिनाइल एसीटेट एथेनोएट मॉलिक्यूल्स है, उससे भी क्या हम लोग फिनॉल बना सकते हैं? बना सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, वाटर यूज कर दिया, तो भी बना सकते हैं। क्या हम इस एनिसोल को, ये हमारे एनिसोल मॉलिक्यूल एरोमेटिक ईथर कंपाउंड है, कैसे भी फिनॉल बना सकते हैं? हम बना सकते हैं। अगर HI के साथ रिएक्शन करें तो बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगल बगल में ऐड हो जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिससे हम फिनॉल बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे जो मैंने आपको बताया।
ये ध्यान दें, ये सारे रिएक्शन को आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं, समझने हैं, नोट डाउन करना है। यकीन मानना, ये सारी वीडियो जो मैंने, सारे जो टॉपिक मैंने जो आपको बताया हुआ है, अगर आप ध्यान दो तो अल्कोहल फिनॉल से कोई भी टॉपिक, या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हो या कंपटीशन एग्जामिनेशन के हो, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये गारंटी है कि ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू।